नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। वहीं अब 14 नवंबर को मतगणना होगी और परिणाम के नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस बीच एग्जिट पोल्स आने लगातार जारी हैं और आज बुधवार 12 नवंबर को जो ताज़ा एग्जिट पोल सामने आए हैं उनमें एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के अनुसार सत्तारूढ़ गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलने की संभावना है। एनडीए को 121 से 141 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि महागठबंधन को लगभग 98 से 118 सीटें मिलने का अनुमान है। दूसरी ओर जनसुराज पार्टी को केवल 0 से 2 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि अन्य को 1 से 7 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल में एनडीए को 43% और महागठबंधन को 41% वोट मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल में जनसुराज को 4% और अन्य को 12% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट और फरीदाबाद में आतंकी मॉड्यूल के खुलासे के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। बुधवार को घाटी में 200 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की गई और सैकड़ों लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। यह अभियान आतंकी समर्थन नेटवर्क को तोड़ने की व्यापक रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में अकेले 200 से अधिक जगहों पर छापे पड़े और 500 से अधिक लोगों से पूछताछ हुई है। इनमें से कई को निवारक कानूनों के तहत जेल भेजा गया है। इन छापों में जमाते इस्लामी के सदस्यों और उनके सहयोगियों को निशाना बनाया गया। सोपोर, गांदरबल और अवंतीपोरा में भी छापेमारी हुई, जहां संदिग्धों से उनकी आतंकी संपर्कों को लेकर पूछताछ की जा रही है। पिछले हफ्ते में 1500 से अधिक लोगों को पूछताछ के लिए उठाया गया है। पुलिस ने कहा कि इन कार्रवाइयों का मकसद आतंकवाद और अलगाववादी नेटवर्क को जड़ से खत्म करना है, ताकि घाटी में शांति बनी रहे। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के मामले में फरीदाबाद पुलिस ने सोशल मीडिया पर चल रही एक खबर का खंडन किया है। पुलिस ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा कि कुछ मीडिया चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह दावा किया जा रहा है कि धमाके में इस्तेमाल हुई संदिग्ध i20 कार पिछले 10 से 12 दिनों से अल-फलाह यूनिवर्सिटी धौज में खड़ी थी। पुलिस ने कहा कि इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और यह जानकारी गलत है। इस बीच अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने भी बुधवार को बयान जारी कर इस घटना से खुद को अलग बताया। यूनिवर्सिटी ने कहा कि वह इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से दुखी है और इसकी निंदा करती है। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दिल्ली धमाके को लेकर भारत के प्रति एकजुटता जताई है। उन्होंने बुधवार को एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रिय मित्र नरेंद्र मोदी और भारत के वीर नागरिकों के नाम मैं तथा पूरा इस्राएल पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। नेतन्याहू ने कहा कि इस कठिन समय में इस्राएल भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने लिखा कि भारत और इस्राएल प्राचीन सभ्यताएं हैं जो शाश्वत सत्यों पर आधारित हैं। आतंक हमारे शहरों पर वार कर सकता है, लेकिन वह हमारी आत्माओं को कभी नहीं हिला सकता। हमारे राष्ट्रों का प्रकाश हमारे शत्रुओं के अंधकार को मात देगा। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यानी IGI के टर्मिनल 3 पर बुधवार को बम की सूचना से हड़कंप मच गया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि शाम करीब 4 बजे दमकल विभाग को बम की कॉल मिली थी। जांच के बाद यह सूचना झूठी पाई गई। पुलिस ने बताया कि इंडिगो एयरलाइन के शिकायत पोर्टल पर एक ईमेल मिला था, जिसमें दिल्ली, चेन्नई और गोवा समेत कई हवाई अड्डों का जिक्र था। एयर इंडिया एक्सप्रेस की वाराणसी जाने वाली उड़ान को भी सुरक्षा संबंधी धमकी मिली थी। प्रवक्ता ने बताया कि सभी यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया और सभी जरूरी सुरक्षा जांच के बाद विमान को संचालन के लिए मंजूरी दी जाएगी। यह घटना सोमवार को लाल किले के पास हुए धमाके के बाद बड़ी सुरक्षा के बीच हुई है। जांच एजेंसियां अब यह भी देख रही हैं कि क्या हवाई अड्डे की धमकी और लाल किला विस्फोट में कोई संबंध है। बांग्लादेश में 13 नवंबर को होने वाले अवामी लीग के बड़े प्रदर्शन से हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। ढाका में होने वाले इस विरोध को लेकर आशंका है कि यह हिंसक हो सकता है। इससे स्थिति न सिर्फ बांग्लादेश में बल्कि भारत, खासकर पश्चिम बंगाल में भी असर डाल सकती है, जहां अगले साल चुनाव होने हैं। बंगाल में पहले से ही अवैध प्रवासियों और मतदाता सूची संशोधन यानी SIR को लेकर माहौल गर्म है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस पर दबाव बढ़ रहा है। सेना के पीछे हटने से हालात और अस्थिर हो गए हैं। यूनुस सरकार नाराज है कि भारत ने कथित तौर पर हजारों अवामी लीग समर्थकों को शरण दी है। इससे भारत और बांग्लादेश के संबंधों में तनाव बढ़ गया है। बता दें कि 13 नवंबर को अवामी लीग ने ढाका लॉकडाउन का ऐलान किया है और उसी दिन आपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ अदालत का फैसला आने वाला है। सेना ने 50% सैनिकों को कानून व्यवस्था ड्यूटी से हटा लिया है, जिससे लीग को उम्मीद मिली है।
अगर प्रदर्शन हिंसक हुआ या पलायन शुरू हुआ तो इसका सीधा असर भारत बांग्लादेश की सीमा और बंगाल की राजनीति पर पड़ सकता है। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम हुए भीषण धमाके की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने संभाल ली है। इस विस्फोट में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से अधिक लोग घायल हैं। जांच एजेंसियों ने इसे आतंकवादी हमला मानते हुए यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है। मुख्य संदिग्ध जम्मू कश्मीर के पुलवामा का डॉक्टर मोहम्मद उमर बताया जा रहा है, जो फरीदाबाद के एक आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा था। एनआईए सूत्रों के अनुसार उमर ने घबराहट में यह आत्मघाती हमला किया, जिसमें उसकी भी मौत हो गई। सोमवार शाम 6:52 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी I-20 कार में विस्फोट हुआ। कार में अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल और डिटोनेटर का इस्तेमाल किया गया, जिससे कई गाड़ियां जल उठी और इलाके में भगदड़ मच गई। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि कार सुबह बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली आई थी और शाम तक वहीं खड़ी रही। एनआईए को धमाके से जुड़े अहम सुराग मिले हैं और जांच तेज कर दी गई है। दिल्ली के लाल किला धमाके की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर मोहम्मद पुलवामा के कोयल गांव का रहने वाला था और फरीदाबाद के अल-फलाह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर था। उसने धमाके में इस्तेमाल हुई I-20 कार नंबर HR26CE7674 29 अक्टूबर को पुलवामा के तारिक अहमद मलिक से खरीदी थी। ब्लास्ट के बाद उमर लापता हो गया और सीसीटीवी में मास्क पहने उसी को कार चलाते देखा गया। घटनास्थल से मिले बॉडी पार्ट्स के डीएनए टेस्ट के लिए उसकी मां शहीमा बानो का सैंपल लिया गया है। इस मामले में पुलवामा, अनंतनाग और लखनऊ के कई डॉक्टरों का आतंकी नेटवर्क सामने आया है, जिसे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल कहा जा रहा है। ब्लास्ट से कुछ घंटे पहले फरीदाबाद में जैश ए मोहम्मद और अंसार गज़वात उल हिंद से जुड़े इस नेटवर्क से 2900 किलो विस्फोटक AK-47 और टाइमर बरामद किए गए और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, जिनमें डॉक्टर मुजम्मिल गनी पुलवामा, डॉक्टर अदील अहमद राठर अनंतनाग, डॉक्टर शाहीन सईद लखनऊ, जिन्हें जैश की महिला विंग बनाने की प्लानिंग थी, और उमर इनका करीबी था। मीडिया में सामने आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मॉड्यूल 2 साल से विस्फोटक जमा कर रहा था। 26 जनवरी को बड़े हमले की साजिश थी और इसके लिए लाल किले की रेकी की गई थी। एनआईए ने जांच अपने हाथ में ले ली है और कई राज्यों में छापेमारी जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि साजिशकर्ताओं को बख्शा नहीं जाएगा। यह धमाका दिल्ली में 13 साल बाद हुआ सबसे बड़ा विस्फोट माना जा रहा है और पूरे दिल्ली एनसीआर में हाई अलर्ट जारी है। अल-फलाह विश्वविद्यालय ने बुधवार को एक बयान जारी कर संस्थान से जुड़े 2 डॉक्टरों से खुद को अलग कर लिया, जिन्हें फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल मामले में जांच एजेंसियों ने हिरासत में लिया है। अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए विश्वविद्यालय ने कहा कि उक्त व्यक्तियों से उनका कोई संबंध नहीं है, सिवाय इसके कि वे विश्वविद्यालय में आधिकारिक पदों पर कार्यरत हैं, और मामले से उसे जोड़ने वाली रिपोर्टों को निराधार और अपमानजनक बताया। कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर भूपेंद्र कौर आनंद ने अपने बयान में कहा कि हम इस दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम से बेहद स्तब्ध और दुखी हैं और इसकी निंदा करते हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं इन दुखद घटनाओं से प्रभावित सभी निर्दोष लोगों के साथ हैं। उन्होंने पुष्टि की कि 2 डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन दोहराया कि विश्वविद्यालय का उक्त व्यक्तियों से कोई संबंध नहीं है, सिवाय इसके कि वे विश्वविद्यालय में अपनी आधिकारिक क्षमता में कार्यरत थे। फरीदाबाद स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय ने दिल्ली धमाके से जुड़ी मीडिया रिपोर्टों को भ्रामक और निराधार बताया है। विश्वविद्यालय ने कहा कि वह 1997 से संस्थान चला रहा है और 2014 में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बना था। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसी भी रसायन या विस्फोटक सामग्री का उपयोग या भंडारण परिसर में नहीं होता। सभी प्रयोगशालाएं केवल MBBS छात्रों के परीक्षण के लिए हैं। विश्वविद्यालय ने अपनी साख धूमिल करने वाले झूठे आरोपों की निंदा की और कहा कि किसी भी बयान से पहले तथ्यों की पुष्टि करें। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने हाल ही में जैश ए मोहम्मद और अंसार गज़वात उल हिंद से जुड़े एक आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है, जिसमें 3 डॉक्टरों समेत 8 लोग गिरफ्तार किए गए। जांच में पता चला कि आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल गनी ने इस साल जनवरी में कई बार लाल किला क्षेत्र की टोह ली थी। पुलिस को शक है कि यह गतिविधि गणतंत्र दिवस पर हमले की साजिश का हिस्सा थी, जिसे सख्त सुरक्षा के कारण नाकाम कर दिया गया। मॉड्यूल से 2500 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोरेट और सल्फर शामिल हैं, बरामद की गई। इस मामले में हरियाणा के मेवात से एक मौलवी को भी हिरासत में लिया गया है। विस्फोट के बाद दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सीमाओं, बाजारों, मेट्रो स्टेशनों पर पुलिस व अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एनडीए 14 नवंबर को होने वाली मतगणना के दौरान परिणामों में हेराफेरी करने की कोशिश करेगा और वोटों की गिनती को जानबूझकर धीमा करेगा।
तेजस्वी ने दावा किया कि इस बार डाले गए 76 लाख अतिरिक्त वोट बदलाव के लिए हैं, न कि नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए। उन्होंने कहा कि हमें 160 से अधिक सीटें मिलने वाली हैं और 2020 की तरह इस बार फाउल प्ले नहीं चलेगा। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि 2020 में भी जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया था, लेकिन मात्र 12,000 वोटों के अंतर से एनडीए जीत गया था। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मतगणना के दौरान सतर्क रहने की अपील की और कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एग्जिट पोल्स को लेकर बड़ा बयान दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता ने रिकॉर्ड मतदान किया है और इस बार पूरा बिहार बदलाव के मूड में है। 1995 जैसे हालात बन चुके हैं, अब कहीं कोई इफ एंड बट की गुंजाइश नहीं बची है। तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल के नतीजों पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये सर्वे पूरी तरह गोदी मीडिया के इशारे पर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग कल तक मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सर्वे करते थे, उन्हीं सर्वे में नीतीश कुमार सिर्फ 17% पर सिमट जाते थे, लेकिन आज जब चुनाव खत्म हुआ तो वही मीडिया एनडीए को भारी बहुमत दिखा रही है। यह सब स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि एसआईआर को जो बिहार में घुसा दिया गया था, वही अब गोदी मीडिया का नैरेटिव बना रहा है। सैंपल साइज क्या है, उसका मानक क्या है, कोई नहीं बताता। दरअसल एग्जिट पोल सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का जरिया है। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे, 18 को शपथ ग्रहण होगा। तेजस्वी ने कहा कि लोगों की प्रतिक्रिया इस बार बेहद सकारात्मक रही है और परिवर्तन तय है। बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी, जिसे उन्होंने अर्श पर या फर्श पर वाली चुनौती के रूप में पेश किया था, एग्जिट पोल्स के अनुसार फर्श पर नजर आ रही है। राज्य की लगभग सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद अधिकतर सर्वेक्षणों ने पार्टी को 0 से 2 सीटों के बीच अनुमानित किया है। पीपुल्स पल्स ने 0 से 5, भास्कर ने 0 से 3, मैट्रिक्स ने 0 से 2, जेवीसी ने 0 से 1 और टीआईएफ रिसर्च ने 0 सीटें बताई हैं। एनडीटीवी के पोल ऑफ एग्जिट पोल्स के मुताबिक एनडीए को 147 सीटें और महागठबंधन को 90 सीटें मिल सकती हैं, जबकि जनसुराज पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिलने का अनुमान है। विशेषज्ञों का कहना है कि जनसुराज पार्टी ने महागठबंधन के वोटों में सेंध लगाई, जिससे विपक्ष को नुकसान हुआ। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सिर्फ 1 साल पुरानी पार्टी के लिए बिहार जैसे राज्य में पैर जमाना आसान नहीं है। फिर भी सबकी निगाहें 14 नवंबर के नतीजों पर टिकी हैं, क्योंकि एग्जिट पोल कई बार गलत साबित हुए हैं। टीएमसी ने भाजपा सांसद शांतनु ठाकुर द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी की कड़ी आलोचना की है। पार्टी ने भाजपा पर महिला द्वेषी मानसिकता का आरोप लगाया। टीएमसी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि भाजपा में महिला विरोध कोई संयोग नहीं, बल्कि उनकी राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा है। जब भी वे ममता बनर्जी के साहस और दृढ़ता का मुकाबला नहीं कर पाते तो गालियां देने लगते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक वीडियो में शांतनु ठाकुर ममता बनर्जी के रंग रूप पर टिप्पणी करते दिखे, जिसमें उन्होंने कहा कि क्या आपने हाल ही में ममता बनर्जी का चेहरा देखा है, वह आम के बीज की तरह सूख गया है। टीएमसी ने इसे भाजपा की नारी विरोधी सोच का उदाहरण बताया। टीएमसी ने याद दिलाया कि यह पहली बार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के दीदियों दीदी बयान से लेकर गिरिराज सिंह, सुकांत मजूमदार और अभिजीत गंगोपाध्याय की टिप्पणियों तक भाजपा नेताओं ने कई बार महिलाओं का अपमान किया है। पार्टी ने कहा कि भाजपा ममता बनर्जी से राजनीतिक रूप से हारती है, इसलिए व्यक्तिगत हमले करती है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।